चलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा गॉसेस थ्योरम। ठीक है, ये जो आपका एक टॉपिक है हमारा गॉसेस थ्योरम, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ बोलो या थ्योरम बोलिए, बात हमारी एक ही है। ये गॉसेस लॉ, ठीक है। मेन मुद्दा आज मेरे क्या है, गॉसेस लॉ के बारे में। भाई गॉसेस लॉ की होती क्या है, सबसे पहली बात हमारी होती है गॉसेस लॉ। ठीक है, ये गॉसेस लॉ बहुत लोग होते हैं कि बस पढ़े और चले गए, इसका डेफिनेशन जाने, इसका लॉ क्या है, हमारा फॉर्मूले क्या होते हैं, इसके बाद हमारी कहानी समाप्त हुई। ठीक है, वो नहीं बात कि भाई गॉसेस लॉ है क्या। ठीक है, गॉसेस लॉ है नहीं कुछ। ठीक है, लॉ बोले तो नियम। ठीक है, ये हमारे एक वैज्ञानिक थे सर, एक साइंटिस्ट थे हमारे। ठीक है, इन्होंने एक नियम दिया, उस पूरे नियम का नाम, उस पूरे लॉ का नाम, उस पूरे थ्योरम का नाम हमारा गॉसेस थ्योरम। बात यहाँ पे आती है हमारी ना कि भाई गॉसेस थ्योरम है किसके रिलेटेड, गॉसेस थ्योरम आखिर है क्या। ठीक है, तो ध्यान से देखना बाबू, ये है कुछ नहीं आपका। ठीक है, इससे इन्होंने गॉसेस जी ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो पिछले बार हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आप लोगों को नजर आ रही है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसके निकालने, इसी से रिलेटेड इन्होंने एक चीज दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पिछले बार पढ़ा था कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है हमारी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस के अगर परपेंडिकुलर होकर जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होकर जाएगा तो वही लाइन हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। लेकिन अगर वो लाइन सरफेस से बाहर से जाती है ना, तो वो फ्लक्स नहीं कहलाती थी, जो पिछले बार हमने स्टडी किया था। तो वही बात बोल रहे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर है क्या। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का बेसिक हमने फॉर्मूला जाना था, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया था, सफिक्स में ई डाला था, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, पिछले बार हमने देखा था फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई का मतलब ही होता है सर, ठीक है, फाई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ई लगा दिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एम लगा दिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं ना, जब मैग्नेट में जब पढ़ेंगे फ्लक्स के बारे में तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। ठीक है, तो हम लोग सफिक्स में एम डालेंगे। चलिए, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लोग फाई निकालने का सिंपल सा तरीका हमने बताया था कि वेक्टर ई डॉट ए, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते थे। ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाती है हमारी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, इससे हम मान लो किसी भी बॉडी है हमारा, ठीक है, ये कोई बॉडी है, बॉडी का निकालना है हमको क्या, फ्लक्स, इस बॉडी में कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है, तो इस बॉडी का हमारा एरिया निकालना पड़ेगा, डी है, स्मॉल एरिया निकालना पड़ेगा। ई ए, ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो फोर्स बाय कूलम, या फिर एक और में एफ के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो फॉर्मूला आप लगाकर निकाल सकते हैं इसको, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसी फॉर्मूला, इसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को गॉसेस जी ने एक छोटे से चीज में बता दिया। जो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतने लंबे से निकालते थे ना, इतने पेचीदा चीज करना पड़ता था ना, उसी चीज को गॉसेस जी ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक सरल तरीका बता दिया। ठीक है, एक आसान तरीका बता दिया। उसी नियम को हम लोग बोलते हैं गॉसेस नियम। गॉसेस नियम क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक सरल उपाय उन्होंने बताया, जिस उपाय को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसेस लॉ बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग जानते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का बस एक फॉर्मूला, ध्यान से देखना बोर्ड पे बाबू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का बस एक फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट ए। ई डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट होता था, तो जब निकाले कि डॉट प्रोडक्ट कॉस में टूटता था, तो ई ए कॉस थीटा, एक फॉर्मूला था ना। इस बहुत लंबी निकालनी पड़ती थी सर, इसी चीज को इन्होंने क्या किया, 100 मीटर में निकाल दिया। एक सरल तरीका से उन्होंने बताया, जिस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसेस नियम। आज इसी नियम को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, आज हम लोग गॉसेस नियम के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे प्रूफ होता है, कहां से फॉर्मूला है ना, सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, एक छोटी सी पॉइंट मैं बताऊंगा। ठीक है, फ्लक्स में पढ़ाया था तो बताया होगा शायद, नोट। ठीक है, नोट, एक नोट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। नोट पॉइंट क्या है ना, कि जो फ्लक्स होती है ना, फ्लक्स, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। ठीक है, फ्लक्स, फ्लक्स जो होता है ना, इज ऑलवेज जनरेटेड, ध्यान से देखना बोर्ड पे। ठीक है, इज ऑलवेज जनरेटेड, फ्लक्स जो होती है ना हमारी, ऑलवेज जनरेट होता है, हमेशा जनरेट होता है इन अ, ध्यान से, ठीक है, क्लोज कंडक्टर, क्लोज
कंडक्टर, क्लोज कंडक्टर, ठीक है। ये जो हमारा होता है कंडक्टर, क्लोज कंडक्टर, ठीक है। ये जो बोल रहा है बात ना हमारी, ये जो फ्लक्स होता है ना, ये हमेशा ऑलवेज हमेशा जनरेट होता है, हमेशा जनरेट होता है। कहां जनरेट होता है? क्लोज कंडक्टर। वही कंडक्टर तो जानते हैं सर, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट, कोई भी वैसा ऑब्जेक्ट जिससे करंट का फ्लो होता है। अब बात आती है क्लोज कंडक्टर क्या होता है भाई? क्लोज कंडक्टर मतलब जिसका सारा सरफेस जो हमारा क्लोज हो। क्लोज कंडक्टर मतलब सारा सरफेस हमारा क्लोज हो। तो भाई जरा बताइए क्लोज कंडक्टर का नाम। तो क्लोज कंडक्टर बोले तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो हमारी होती है ना, वही हमारी क्लोज कंडक्टर होती है। भाई 3 डायमेंशनल क्या होती है? बड़ा फेरा है। देखिए बाबू, ये गॉसेस लॉ पूरा क्लोज कंडक्टर पे काम करते हैं। आपको क्लोज कंडक्टर के बारे में समझना हो, ठीक है। भाई क्लोज कंडक्टर क्या होता है? तो क्लोज कंडक्टर कुछ नहीं होता है, 3D ऑब्जेक्ट, वैसा 3D ऑब्जेक्ट जिससे करंट का फ्लो होता है, मतलब ऐसा कोई 3D ऑब्जेक्ट जो कंडक्टर हो, उसी को हम लोग क्लोज कंडक्टर बोलेंगे। बहुत लोगों को पता है 3D क्या होता है, 2D क्या होता है। तो वो डायमेंशन की बात करते हैं, थोड़ा सीख लीजिए इस चीज को। डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन जिसको हम लोग डीएम बोलते हैं। ये डायमेंशन सर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए बोर्ड पे। एक हमारा होता है 2 डायमेंशन 2D, एक होता है हमारा 3 डायमेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं 3D, ठीक है। 2 डायमेंशन वैसा 2 डायमेंशन मतलब इसमें 2 डायमेंशन हो। 2 डायमेंशन बोले तो एक डायमेंशन लेंथ हो, दूसरा हमारा डायमेंशन ब्रेथ हो। 3 डायमेंशन जिसमें 3 डायमेंशन हो, 3 बीमा हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, ठीक है, डेप्थ हो, जो बोले। देखो बाबू इसमें 2 डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ। इसमें 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ऐसा कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है जो 2 डायमेंशन है? तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हमारा हो गया कौन कौन, मालूम है आपको? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मालूम होगा आपको, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सर्कल, और बोलिए स्क्वायर, स्क्वायर, और बोलिए। तो ये सब जो हमारी चीज हो गई ना, ये सब हमारा क्या है? 2 डायमेंशनल है। ये देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोले तो ऐसा होता है हमारा, इसमें 2 चीज होती है सर, एक लेंथ होती है, दूसरी ब्रेथ होती है। ये जितना भी चीज नजर आ रही है आपको ना, इसमें कभी भी आपका, कभी भी, ठीक है, हाइट नहीं होती सर। इसमें हमेशा लेंथ और ब्रेथ होता है। हाइट वाला 3 चीज होती है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। 3 डायमेंशनल में कौन कौन हो गया? कोण हो गया, कोण जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शंकु, बोलते हो शंकु, ऐसा सिलेंडर, 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 सी वाई, सिलेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं बेलन, ठीक है। फिर हो गया क्यूब, घन, घनाभ, क्यूबॉइड, ठीक है। बहुत सारा ऐसा चीज हो गया हमारा। स्फीयर, स्फीयर, ये सब जितना भी चीज है ना सर, ये सारा हमारा 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। प्रिज्म बोलो, पिरामिड बोलो, प्रिज्म, 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 ठीक है। तो ये सब चीज जितनी भी हो गई थी हमारी 3 डायमेंशनल हो गई। 3 डायमेंशनल बोले तो जिसमें इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट होती है, ठीक है। तो ये देखना 3 डायमेंशनल जितनी भी ऑब्जेक्ट होती है वो समझना हमारा क्लोज होती है, ठीक है, क्लोज ऑब्जेक्ट होती है। कैसा ऑब्जेक्ट होता है? क्लोज ऑब्जेक्ट होता है। देखो बाबू मान लीजिए हमने इस चीज को लिया, देखो तो ये इसका सारा सरफेस देखो तो बंद है कि नहीं? इधर से भी बंद है, 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 मतलब एक पूरा सरफेस इसका क्लोज है। क्लोज बोले तो तभी क्लोज हो गया 3D, क्योंकि मेरा क्यूबॉइड है ना, ठीक है। तो जितना भी 3D ऑब्जेक्ट है सारा हमारा क्लोज होता है। ये फ्लक्स जो होता है हमारा, ये हमेशा 3D ऑब्जेक्ट में ही जनरेट होती है। ये जो फ्लक्स है हमेशा 3D ऑब्जेक्ट में ही जनरेट होता है, 2D ऑब्जेक्ट नहीं होता है हमारा, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट में ही 3 डायमेंशन होती है और पूरी तरह से ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लोज होता है। तो कहीं भी हम लोग क्लोज ऑब्जेक्ट, क्लोज का मतलब ही होता है 3D, ठीक है ना। कहीं भी क्लोज लेंगे, क्लोज का मतलब 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फ्लक्स हमेशा कहां जनरेट होती है? तो क्लोज कंडक्टर, क्लोज कंडक्टर मतलब 3D कंडक्टर। 3D बोले तो कोन हो, सिलेंडर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, स्फीयर हो, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म हो, प्रिज्म हो, पिरामिड हो, पिरामिड हो, ठीक है। ये सब चीज हमारा 3D ऑब्जेक्ट में है।
ठीक है। चलिए, तो मेन मुद्दा आज हमारा गॉसेस थ्योरम, जो ध्यान से देखना बोर्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गॉसेस थ्योरम, बस याद रखिएगा फ्लक्स। गॉसेस जी ने बताया था, ठीक है, गॉसेस जी ने बताया क्या था ना, उसी फ्लक्स को एक आसानी तरीके से निकालने का तरीका, जिसको हम बोलते हैं गॉसेस थ्योरम। चलिए ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, ये हमारा रहा गॉसेस लॉ, ठीक है। गॉसेस लॉ नजर आ रही है, गॉसेस लॉ। चलिए, गॉसेस लॉ के है क्या, मेन हेडिंग मेरा है आज गॉसेस लॉ, ठीक है। मेन हेडिंग हमारा आज है गॉसेस लॉ, ठीक है। गॉसेस लॉ के है क्या बॉस, ठीक है। गॉसेस लॉ ने आखिर लॉ क्या दिया, नियम क्या दिया है, तो गॉसेस जी ने वैसा नियम कुछ दिया नहीं, ठीक है। उन्होंने बस बताया कि फ्लक्स जो आप निकालते हो, फ्लक्स निकालने का बस एक तरीका आप लोग जानते हो इस चीज के बारे में, ठीक है। फाई निकालने का आप तरीका जानते हो, ई ए कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए, ठीक है। तो इस निकालने का बहुत कॉम्प्लिकेटेड चला जाता था हमारा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चला जाने के कारण, क्योंकि सर किसी भी कंडक्टर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा भाई। चार्ज है, किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो आपका चार्ज निकालना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना पड़ेगा, थीटा मालूम करना पड़ेगा, तो इतना कैलकुलेट करोगे तो आपका निकलेगा फाई फ्लक्स। लेकिन ऐसा काम हमको करना नहीं, ठीक है, ऐसा काम हमको करना नहीं, बस सिंपल सा उन्होंने तरीका बताया था। भाई तरीका बताया है तो उन्होंने एक तरीका बताया, ध्यान से देखिएगा तरीका, ठीक है। चलिए, हेडिंग हम लोग कर रहे हैं गॉसेस लॉ। उन्होंने बताया था, चलिए उन्होंने बताया द नीट, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, द नीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the net electric flux through a कैसा कंडक्टर, क्लोज कंडक्टर, ठीक है, क्लोज कंडक्टर, ठीक है। क्लोज कंडक्टर बोले तो ब्रैकेट में क्या डालेंगे बॉस हम लोग, 3D, ठीक है। क्लोज कंडक्टर का जब नाम आता है जहन में तो फीलिंग किसकी आएगी, 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। गॉसेस जी ने बताया था, किसने बताया था, गॉसेस जी ने बताया था, उन्हें गॉसेस लॉ है क्या, तो गॉसेस जी ने क्यों बताया था, उस नियम में उन्होंने बताया गया था ना कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो थ्रू अ क्लोज कंडक्टर, किसी भी क्लोज कंडक्टर में जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इज कुछ काम है, अच्छा बाहर खाने जाओ ना। चलिए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज कंडक्टर इज 1 बाई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बोले तो गुना, कितना गुना, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज enclosed the surface, the closed surface, बच्चों बात यहां पे ये बोल रही है ना हमारी, ठीक है, enclosed the surface। क्वेश्चन क्या बोल रही है, ये हमारा 3D। गॉसेस लॉ क्या बोलता है ना कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम जो सिंपल सा फॉर्मूला जाने थे इस चीज के बारे में, ध्यान से क्या बोल रहे, हमने एक फॉर्मूला जाना था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट, ये जाना था ना। चलिए, इस चीज को हमने जाना था। अब मुद्दा यहाँ पे बोलती है ना, गॉसेस लॉ ने इसी चीज को आसानी से हल करके बताया था। क्या किया था बाबा, तो किया ये था, उन्होंने बताया था कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज कंडक्टर, किसी भी क्लोज कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है वह बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज ऑफ इनक्लोज्ड द क्लोज सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस है, जो 3D ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट में
फ्लक्स जनरेट हो रहा है ना, उस ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है, उस चार्ज में 1/ε0 टाइम्स ही फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो बोला उन्होंने क्या, उन्होंने बोला बस कि जो फाई जो जनरेट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है वह 1/ε0 टाइम्स, ε0 क्या होता है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, इसका वैल्यू हमें बताते हैं। ठीक है, 1/ε0 टाइम्स होता है नेट चार्ज। ये जो चार्ज देख रहे हो ना, ये चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्ज होता है ना उसके बराबर होता है। चार्ज कैसा, नेट चार्ज, नेट चार्ज। नेट मतलब ये देखो, ये लिखने का एक मतलब होता है, ठीक है ना, ऐसे फालतू में लिख देती है, हम डायरेक्ट क्यों लिख दे तो बात की नहीं होती, इस चीज को मैं आगे समझाऊंगा क्यों नेट मैं लिख रहा, ठीक है ना। ये कैसा होता है, तो ये क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज सरफेस के अंदर निकालना है, ठीक है, यही हमारी होती है फार्मूला। सिंपल सा बात, तो सिंपल सी बात इसी को आसान कर देंगे, तो निकल गया मेरे को फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कैसा, तो नेट चार्ज होना चाहिए, नेट चार्ज, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां देखो अभी जो हमने फाई निकाला था फ्लक्स में, वो था फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब इतना मेथड कहने का मतलब क्या, जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस ऑब्जेक्ट में चार्ज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज से हमको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसका एरिया निकालो, फिर थीटा निकालो, फिर कैलकुलेशन करो, तब निकलेगा फाई। इसी चीज को शॉर्ट मेथड में बता दिया गया ना कि जिस ऑब्जेक्ट में अगर कोई चार्ज दिया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज प्रेजेंट है, उस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही मेरा फ्लक्स का वैल्यू आएगा। ठीक है ना भाई, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमारी गिवन रहती है, ठीक है। वेयर, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, वेयर जहां आपको मालूम होगा सर फाई क्या है, क्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट जिसका वैल्यू दिया जाएगा। फाई क्या है सर, तो फाई हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्यू क्या है, तो क्यू हमारा नेट चार्ज है, पूरा चार्ज, टोटल चार्ज। अरे नेट का मतलब होता है ना कि रिजल्टेंट चार्ज, ठीक है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट समझते हो ना, रिजल्टेंट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है ना बॉस, वो हमारी होती है 8.85 into 10 to the power -12 न्यूटन, सॉरी कूलम्ब, कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं यही हमारी होती है फ्लक्स। तो गॉसेस जी ने आकर क्या किया ना, ये जो तरीका उन्होंने बताया इस चीज को उन्होंने आसानी से हल कर दिया। आसानी से हल क्या किया, उन्होंने सिंपल ढंग से बता दिया क्या कि जो आप गॉसेस ला, तो गॉसेस ला में बताया ना उन्होंने कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3D कंडक्टर के अंदर डेवलप हो रहा है ना, कुछ नहीं कीजिए, जितना उस ऑब्जेक्ट में चार्ज दिया रहेगा सर, और कहेगा फ्लक्स निकालने का, अगर इस फॉर्मूला से निकालोगे तो चार्ज की सहायता से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, फिर एरिया निकालना पड़ेगा, तो बहुत पेचीदा हो जाती है। उसी चीज को गॉसेस जी ने आसानी से कह दिया ना कि जो ऑब्जेक्ट में चार्ज दिया हुआ है उस चार्ज में आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करवा दीजिए। एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करवाने के बाद जो वैल्यू आएगी वही मेरे फ्लक्स आ जाएंगे। तो क्यों इतना लंबा हम चले, ये शॉर्ट मेथड में उन्होंने बता दिया। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप याद रखोगे 8.85 into 10 to the power -12 न्यूटन, सॉरी कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू मेरा पता लगेगा, क्यू का मान दिया रहेगा, वैल्यू पुट करना, फाई का मान निकालना। इसी चीज को आसानी मेथड से उन्होंने क्या किया, प्रूफ किया। क्लियर, चलिए नोट कीजिएगा, इसके बाद मैंने नोट पॉइंट बता रहा हूं आपको, नोट पॉइंट, ठीक है। चलिए इस चीज को नोट करेगा, नेक्स्ट मेरा नोट पॉइंट आ गया। नोट पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। The integral of closed conductors, ठीक है, closed conductors, the integral of closed conductor of closed conductor of surface area of electric flux, ठीक है। क्लोज कंडक्टर
का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन इज, ठीक है, इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, इस चीज को याद रखिए, ठीक है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज, ठीक है। उन्होंने बताया ना कि जो फाई हम लोग जनरेट करते हैं बॉस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका इंटीग्रेशन क्लोज कंडक्टर का, याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैंने किया ना कि फाई निकाल रहा है, फाई का इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में हमने इस साइन का उपयोग किया, ये गोल सा देते हैं, ये गोल जो बताता है ना क्लोज बताता है, कंडक्टर कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ये क्लोज का साइन होता है, ठीक है ना। तो यही चीज दिखाता है, इंटीग्रल ऑफ क्लोज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारा कंडक्टर क्लोज है, उसका इंटीग्रेशन, ये जो फ्लक्स है ना, ये इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है किसके, तो 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज, मतलब Q के ε0 टाइम्स गुना, यही हमारा बताया था। अच्छा एक बात बताना छोड़ो, इक्वल टू, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अनुसार हमने Q का फॉर्म, फाई का फॉर्मूला क्या जाना था, E और A दोनों का वेक्टर, ठीक है। तो यही ना फॉर्मूला हम लोग जाना सर, यही फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करते आ रहे हैं। कहने का मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का अगर हम लोग को बोल दिया ना, तो क्यों हम इतना लंबा फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसमें भी लगा दीजिए, कंडक्टर कैसा, क्लोज कंडक्टर, तो इतना लंबा यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट में आपका चार्ज दिया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के चार्ज में फाई नॉट से, ε0 से डिवाइड कर दीजिए, काम आपका आसान हो गया, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं गॉसेस लॉ पे, उसके बाद हम गॉसेस लॉ को प्रूफ करेंगे। भाई गॉसेस लॉ आखिर आया कहां से, ठीक, गॉसेस लॉ आखिर आया कहां से, चलिए ध्यान से देखिए बोर्ड पे, बस इसी फॉर्मूला को हमको क्या करना है, यूज करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, calculate the electric flux of 1 coulomb's charge, 1 coulomb's charge, 1 कूलम चार्ज, ठीक है। 1 कूलम चार्ज पर कितना, 1 कूलम चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो आओ, तो जो दिया गया उसको पहले गिवन कर लेना है, आराम से बनाना है, ठीक है। गिवन क्या क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है Q का मान दिया हुआ है कितना, 1 कूलम, ε0 का मान हमको मालूम है 8.85 into 10 to the power -12, ठीक है। चलिए एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला होता है ε0 Q बाई ε0, फाई का मान 1 पुट कर दीजिए, ε0 का मान आपका मालूम है 8.85 into 10 to the power -12, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू 1/8.85 -12 ऊपर गया 10 to the power +12 सॉल्व कर दीजिए, आंसर आया। अच्छा फाई, तो फाई का यूनिट क्या होगा बॉस, तो फाई का सिंपल सा यूनिट हमने वही बताया आपको, ठीक है। ई डॉट ए था ना, तो ई का हो गया न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, सिंपल सा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट जो होगा हमारा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो आज हमने देखा है ये गॉसेस लॉ के बारे में। गॉसेस लॉ क्या होता है, यही गॉसेस लॉ ने हमने बताया था, गॉसेस लॉ ने इसी चीज को सरल, भाई बताओ आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, एरिया निकालने में कितनी परेशानी होगी, इसी चीज को उन्होंने सिंपल मेथड से हल कर दिया। बस उन्होंने किया क्या, Q बाई एप्सिलॉन, जितना भी ऑब्जेक्ट का चार्ज है उस ऑब्जेक्ट के चार्ज में फाई से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे ना गॉसेस लॉ को प्रूफ करेंगे, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए गॉसेस लॉ को प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ में
है, ठीक है। मेरा टॉपिक रहेगा टू प्रूव द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का प्रूवमेंट निकालेंगे एक स्फेरिकल बॉडी के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे को एक स्फेरिकल बॉडी है, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। एक स्फेरिकल बॉडी हमारा है, एक स्फीयर है हमारा, ठीक है। इस स्फीयर में क्यू चार्ज मेरा प्रेजेंट है, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। एक क्यू चार्ज है हमारा, एक क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज के कारण इस बॉडी में कितना फ्लक्स निकलेगा ना वो दिखाना है। तो मान लो मेरा फ्लक्स इधर जा रहा है, कुछ ध्यान से देखना पड़ेगा, कुछ फ्लक्स इधर जा रहा है, कुछ फ्लक्स इधर जा रहा है, कुछ फ्लक्स इधर जा रहा है हमारा, ठीक है। देखो तो मैं बोर्ड पे ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की ओर बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया भी इसका बाहर की ओर बनेगा। सरफेस, अरे स्फीयर है ना ये, स्फीयर 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 बोले तो गोला, एरिया इसका बाहर बनेगा, इसका भी एरिया बाहर बनेगा, इसका भी एरिया बाहर बनेगा, इसका भी एरिया हमारा बाहर बनेगा। मतलब क्या है कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो थीटा का मान 0 डिग्री, यहां भी थीटा का मान 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री, ठीक है। अभी हम निकालने जा रहे हैं गॉसेस लॉ का प्रूवमेंट। गॉसेस लॉ में क्या बोला था हमने, बस सिंपल सी तरीका बताई थी, Q इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी बॉडी में जितना चार्ज मौजूद है उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, वही मेरा आपका फ्लक्स का मान निकलेगा। उससे सिंपल तरीका से उन्होंने बताया था। अभी मैं उसी चीज को प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, टॉपिक है हमारा क्या, प्रूफ द गॉसेस लॉ। अभी मैं गॉसेस लॉ को प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, चूंकि बताइएगा थोड़ा बोर्ड पे। as we know that, जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हो इस चीज के बारे में, ठीक है। फाई फ्लक्स निकालने का बस सिंपल सा टॉपिक फॉर्मूला था हमारा कि E डॉट कॉस थीटा, ये होती है E डॉट कॉस थीटा। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, प्रॉब्लम किसी को नहीं। चूंकि ध्यान से देखना बोर्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हमने दो फॉर्मूला देखा था, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का दो फॉर्मूला हमने देखा था। पहला देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है F बाई Q बेसिक फॉर्मूला, और दूसरा होता है K Q बाई R स्क्वायर। दोनों पढ़ चुके हैं ना, चलिए दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेकंड फॉर्मूला का यूज हम करते हैं, A इज इक्वल टू क्या होता है K Q बाई R स्क्वायर। प्रॉब्लम किसी को नहीं, प्रॉब्लम K का वैल्यू कितनी होती है, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ध्यान से देखना बोर्ड पे, इनटू Q बाई R स्क्वायर। इस चीज को नजर आ रही है आपको। हमने फाई फ्लक्स का मान, फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है फाई इज इक्वल टू E डॉट A cos थीटा, ठीक है। E का फॉर्मूला, E हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं K Q बाई R स्क्वायर। जो दो फॉर्मूला होती है, फोर्स बाय कूलम, दूसरा होता है K Q बाई R स्क्वायर। दोनों में से पहला और दूसरा फॉर्मूला में पुट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मेरे को मालूम है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। पुट E इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है सर, तो फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा। फाई हमारा फाई है, E का मान बताइए, तो E का मान हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर इनटू एरिया। हमने बात की थी बाबू, एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है जिस 3D सरफेस की बात कर रहे हैं ना उसका एरिया। तो यहाँ पे हमने 3D सरफेस स्फीयर लिया ना, स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन इसका हम एरिया निकाल दो। एरिया दो तरह का होता है, लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। लेटरल बोले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों सेम होता है 4 पाई r स्क्वायर। फ्लो होगा इस में, चलिए एरिया को कर दीजिए। एरिया का मान 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई
आर स्क्वायर इनटू पुट कर दिया कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है ई और ए का एंगल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0, तो कॉस 0। अब देखो ध्यान से 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो बचा मेरे को फाई इज इक्वल टू ऊपर बचा क्यू, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट इनटू कॉस 0 का मान 1। तो मेरा फॉर्मूला आया फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला होता है क्या? यही फॉर्मूला होती है हमारी ना गॉसेस लॉ, गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस जी ने सिंपल सा तरीका बताया था, उन्होंने बोला कि जितना आप लंबा चौड़ा फॉर्मूला यूज करते हो इतना यूज करने की जरूरत नहीं है, इसमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, फिर उसमें एरिया निकालो, फिर थीटा का मान पुट करो। ऐसा नहीं करना है, बस जिस बॉडी की बात कर रहे हो ना उस बॉडी में कितना चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज में आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, काम आपका खत्म हो गया। यही चीज बताया था गॉसेस लॉ में, पिछले क्लास में क्लियरली किया था उसको। अब गॉसेस लॉ का प्रूवमेंट हमारी ये थी, ठीक है। गॉसेस लॉ की सहायता से ये सारी चीज निकले हुआ है, ठीक है। गॉसेस लॉ कहां से जो क्लियर हुआ आप लोग को, चलिए नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गॉसेस लॉ। चलिए ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, अब पढ़े होंगे आप लोग कूलॉम्स लॉ, इसके बारे में चर्चा सुने होंगे। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या होता है? तो सिंपल सा कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स जी ने एक नियम बताया था ना, उसमें उन्होंने बताया था k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ये नियम बताया था ना कूलॉम्स लॉ, ठीक है। आज इस चीज को भी हम लोग प्रूफ करेंगे। ये फॉर्मूला आया कहां से, किसकी सहायता से? तो गॉसेस लॉ की सहायता से, गॉसेस लॉ की सहायता से, ठीक है। गॉसेस लॉ की सहायता से कूलॉम्स लॉ को भी हम प्रूफ करने जा रहे हैं। कूलॉम्स लॉ जो पिछले बार में पढ़ा था वो सिंपल सा फॉर्मूला हमने यूज किया था, कहां से इसका प्रूवमेंट नहीं देखा। तो अभी हमने देखा गॉसेस लॉ का प्रूवमेंट, अब देखेंगे कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ का जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन को फाइंड करेंगे किसकी सहायता से? गॉसेस लॉ की सहायता से, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट मेरा हेडिंग रहेगा क्या ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ, ठीक है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ find the equation of Gauss's find the equation of Coulomb's law from the Gauss's theorem। चलिए ध्यान से देखना होगा, चूंकि हम लोग जानते हैं as we know that, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू? तो सिंपल सा तरीका हम जानते हैं गॉसेस लॉ से फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जानते हैं ऐसा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बाबू ये जो क्यू होता है ना, चलिए गॉसेस लॉ, तो कूलॉम्स लॉ में दो चार्ज होता है, तो चलो इसको मान लेते हैं पहला चार्ज Q1, क्लियर। चलिए क्लियर। फाई का जो फ्लक्स का जो डिफिनेशन जो पिछले बार हमने फॉर्मूला देखा था, वो फाई का फॉर्मूला होता है E A, ये ना होता है ये, अरे ये ना होता है ये बाई एप्सिलॉन और थीटा को दीजिए ना, फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, होता है क्या? चलिए तो ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो क्यू नहीं लेंगे हम Q2 ले लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ देखो दो चार्ज की बात कर रहा है ना, या इसको Q1 लोगे तो इसको Q2 करोगा, जिसको जो करना है आपको, इनटू एरिया है ना बॉस, क्या है? एरिया है। चलिए एरिया, ये जो एरिया हमारा है ना, तो एरिया स्फीयर का क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एफ is equal to f by q1 is equal to q by epsilon naught, ये इनटू में सर इधर आएगा डिवाइड में, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो f is equal to क्या आएगा? q1 था ना ये, सॉरी 2 लिए थे इसको, तो 2 ले लीजिए, 2 तो ये हो जाएगा q2, एक q1 इधर आ जाएगा, तो q1 बटा एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ ऐड करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, तो कर दे ऐसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 अरेंज कर दिए इसको, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट होता है, तो इसको बोलेंगे K इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही होता है क्या, यही गुलाम सा होता है ना। इसलिए देखो ध्यान से K का वैल्यू होता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका हम लोग वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹। ठीक है, तो यही हमारी थी बाबा कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ फाइंड किए हम किसकी सहायता से, गॉसेस थ्योरम की सहायता से। गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ क्या होता है तो प्रूफ कर दिए होंगे। अभी जस्ट हम लोग उसको प्रूफ किए थे, गॉसेस लॉ कहां से आया, कैसे आया। ठीक है, गॉसेस लॉ की होता क्या है कि गॉसेस लॉ, गॉसेस जिन्हें एक नियम दिया, एक इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन में उन्होंने बताया कि आप जो काम करते हो ना, ये आप जो काम करते हो फ्लक्स निकालने का E dA cos थीटा काम करते हो ना, dA और एरिया स्मॉल एरिया हो गया, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। जिस ऑब्जेक्ट का आप जिस 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है, बता देते आपको कि फ्लक्स हमेशा 3D ऑब्जेक्ट का निकलता है। कैसा ऑब्जेक्ट का निकलता है 3D, 3D बोले तो क्लोज। ठीक है, क्लोज ऑब्जेक्ट का निकलता है। क्लोज कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लोज ऑब्जेक्ट बोले तो 3D होना चाहिए। ठीक है, तो जिस 3D ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हो उसका चार्ज में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, वही हमारा क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। ये कहानी हमारी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इरेज करें इसको। चलो बाबू, मेरा एक अगला एक चीज निकालने जा रहा है, एक फॉर्मूला निकालने जा रहा है, इक्वेशंस फाइंड करने जा रहा है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। ठीक है, calculate the electric field, calculate the electric field, calculate the equation of electric field from the infinite plate shift charge। ठीक है, टॉपिक बोल देते हैं हमारे ना कि इक्वेशंस निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकालना है। एक प्लेन इनफाइनाइट चार्ज है, ठीक है, एक प्लेन सीट है, उस सीट पे इनफाइनाइट चार्ज मौजूद है। ठीक है, उसका निकालना है इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। जैसे बच्चों ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक इनफाइनाइट प्लेट है, एक प्लेट हमने मान लिया, इसको ध्यान से देखो। चलिए, इसमें चार्ज मौजूद है हमारा, कट कर दीजिए। ये चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे। ठीक है, ये कट डिजाइन नहीं है, ये चार्ज है। ठीक है, ये हमारा चार्ज। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट प्लेट है सर, ये प्लेट में इनफाइनाइट चार्ज मौजूद है। इसमें दो तरफ हैंडल लगा दिया हमने इसको। इस चीज को ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, इसमें हम हैंडल लगा दिया ऐसे। ठीक है, इधर भी लगाया, इधर भी लगा दिया। ठीक है, जिसमें इसका एरिया जो A है और इसका एरिया A है। ठीक है, दोनों का एरिया अलग अलग है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 2A। अब इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो फाइंड आउट हमको करना है। इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी ना, वो हमको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलिए, चूंकि हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ऐसा। चलिए, फाई इज इक्वल टू और फॉर्मूला जानते हैं, E डॉट A, यही होता है ना, E डॉट A इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रॉब्लम किसी को नहीं, प्रॉब्लम हमको निकालना क्या है, E डॉट A। चलिए, E डॉट A बोलो चाहे D, एरिया हो गया हमारा DA, टोटल एरिया। ठीक है, अब बताइएगा हमारा ये जो DA है, इस पूरे होल सरफेस के लिए बात करें तो इसका एरिया 2 है ना, हमने A कैसे ले लेंगे, इसका एरिया एक ये हो गया, इसका एरिया A, तो टोटल एरिया क्या हो गया हमारा, टोटल एरिया हमारा A प्लस है, टोटल एरिया हमारा A प्लस A बोले तो 2 क्या ऐसा ही होगा।
क्या लिखेंगे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया इज 2a, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इज 2a, पुट कीजिए, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड A इंटू dA इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A E है, dA का मान 2A इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम निकालना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, E इज इक्वल टू 2A को उधर भेज दीजिए, Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से यहां देखना, E इज इक्वल टू Q बाई A अलग कर दिया, इंटू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो बाबू ध्यान से इस चीज को देखना पड़ेगा। हमने आपका डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, लाइट डिस्ट्रीब्यूशन, खाना डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पैसा को बांटना, ठीक है। हमने पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीडी, ये 3 तरह का होता था, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे सर, Q बाई A, ठीक है, टोटल चार्ज बाई एरिया, नहीं पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी में जितना चार्ज मौजूद होता है पर यूनिट एरिया में तो सरफेस चार्ज, पर यूनिट लेंथ में तो लीनियर चार्ज, और पर यूनिट वॉल्यूम में तो वॉल्यूम चार्ज। तो Q बाई A को बोल सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि Q बाई A इज सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो सिग्मा, बोले तो क्या सिग्मा, सिग्मा पुट करेंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या निकला, इक्वेशन निकला, इसका न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। इक्वेशन क्या बोलता है कि किसी भी एक प्लेट पे इनफाइनाइट चार्ज मौजूद है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसका इक्वेशन हो जाएगा हमारा E इज इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से टॉपिक को, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 बाई एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है बॉस, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, सिंपल तरीका से निकाल लेंगे, ये भी हम निकाल सकते हैं। अगर सिग्मा का डायरेक्ट वैल्यू दिया हो तो डायरेक्ट पुट करेगा, नहीं दिया हुआ है तो नहीं पुट करेगा। प्रॉब्लम किसी को, चलिए नोट करेगा इस चीज को। चलो आपको मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ रही है, ठीक है, वो पॉइंट क्या है ध्यान से देखिएगा जरा बोर्ड पे, एक नोट पॉइंट है हमारा। अभी हमने एक बताया चीज बताया था आपको, वो बताया क्या था कि किसी भी बॉडी में, कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है आपके पास, ठीक है, किसी भी प्रकार का बॉडी है, उसमें कितना चार्ज मौजूद होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज में रहेगा। अरे गॉसेस लॉ है ना, बोला था बच्चों, गॉसेस लॉ, गॉसेस ने यही नियम ना दिया था, गॉसेस लॉ ने यही नियम दिया था ना कि किसी भी बॉडी में Q चार्ज है तो कितना मौजूद होगा। अगर मान लो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये बॉडी है, ये भी बॉडी है, ये भी बॉडी है, ठीक है, इसमें चार्ज Q प्रेजेंट है, इसमें भी Q प्रेजेंट है, इसमें भी Q प्रेजेंट है, दोनों अलग बॉडी, बॉडी 1, बॉडी नंबर 2, बॉडी नंबर 3। अब आप बताइए इस बॉडी में कितना फ्लक्स जनरेट करेगा, तो phi इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई यही फ्लक्स जनरेट करता है ना, जितना चार्ज उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, गॉस ने तो ये चीज बताया था हमारा, इसमें कितना चार्ज मौजूद है तो phi इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कितना चार्ज मौजूद होगा तो phi इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ही होगा ना, तो है सर तीनों अलग अलग इस शेप में बड़ा है, सबसे छोटा ही है, उससे बड़ा ही है, इससे बड़ा ही है, तो तीनों में एक ही फ्लक्स कैसे हो रहा है। तो बॉडी के शेप और साइज पर नहीं ना, गॉस ने वही चीज बताया था ना, जितना भी चार्ज मौजूद है उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, वही हमारा फ्लक्स का मान निकलेगा। यहां से यह मेरे को पता चलती है कि किसी भी बॉडी का फ्लक्स जो होता है ना, वो उस बॉडी के शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब किसी भी बॉडी का शेप या साइज कितना है उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना।
उस बॉडी का शेप और साइज से उसका फ्लक्स अफेक्टेड नहीं होता है। ये जो होता है ना शेप और साइज से, किससे? शेप और साइज से किसी भी बॉडी का फ्लक्स अफेक्टेड नहीं होता है, नॉट अफेक्टेड। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, नॉट अफेक्टेड। किसी भी बॉडी का फ्लक्स उसके चार्ज पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के अनुसार बताया था किसी भी बॉडी का फ्लक्स उसके शेप और साइज से डिपेंडेंट नहीं होती है, उससे अफेक्टेड नहीं होता है। आपका शेप किसी भी प्रकार का शेप रहे, जितना चार्ज रहेगा उसके एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हमारा क्या निकालेगा? फ्लक्स निकालेगा। यही बात ना। चलिए तो टॉपिक हेडिंग क्या है? नोट पॉइंट, नोट लिखिएगा पॉइंट। तो पॉइंट हमारी क्या है ना कि शेप एंड साइज, ध्यान से क्या बोलते हैं? शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस, shape and size of closed surface do not affected of electric flux। मतलब क्या कि किसी भी बॉडी का शेप या साइज जो होता है ना क्लोज सरफेस का, किसी भी बॉडी का किसी भी क्लोज सरफेस का शेप या साइज, क्लोज सरफेस देखो जहन में क्या आती है ना, क्लोज सरफेस। क्लोज का मतलब समझते हो ना? क्लोज सरफेस बोले तो 3D सरफेस, 3D बोले तो 3D हमारा क्या होता है? ट्रायंगल होता है। क्या होता है? ट्रायंगल होता है। ठीक है, कौन होता है? ट्रायंगल नहीं होता है। ठीक है ना, सुर में सुर नहीं मिलाना। सिलेंडर होता है जिसको हम लोग बेलन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा सब बहुत सारा चीज होता है ना। 3D होता है। 3D हमेशा इस बात को याद रखिएगा ना, एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव पूछती है ये जो फ्लक्स होता है हमारा, ये हमेशा जनरेट होता है। कैसा ऑब्जेक्ट? 3D ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जनरेट होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट क्या है हमारा कि शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस डू नॉट अफेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, किसी भी इलेक्ट्रिक बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहता है, उसको साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं इस चीज को, ध्यान देखिएगा। ठीक है, जैसे हमने लिया मैं क्यूब बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों बोर्ड पे। क्यूब, चलिए ये हमारा क्यूब है। नेक्स्ट हम किसी और चीज को ले रहे हैं। सब 3D है बाबू, क्यूब 3D हमारा आता है। ठीक है, ये हमारा एक सिलेंडर लिया हमने। चलिए एक हम ले लेते हैं, कोन ले लो। चलिए एक हमने ले लिया इसको कोन। अब बात करते हैं कि इसमें चार्ज क्यू प्रेजेंट है, इसमें भी चार्ज क्यू प्रेजेंट है, इसमें भी चार्ज क्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो फ्लक्स तो जनरेट निकलेगा और फ्लक्स जहां जगह मिलेगा वहां से फ्लक्स निकलेगी, इसकी निकलेगी ना। इसमें से भी फ्लक्स निकला, इसमें से भी फ्लक्स निकला, ऐसे फ्लक्स निकला, इससे भी फ्लक्स निकलेगा ऐसे, ये हमारा फ्लक्स निकल रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे मैं जहां से इसको जगह मिलेगा वहां से फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, चलिए भाई तीनों का चार्ज तो सेम है। इससे ये हमारा क्यूब है, तो क्यूब है तो इससे फ्लक्स कितना निकलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे फ्लक्स कितना निकलेगा? जितना चार्ज है उसमें आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, जितना फ्लक्स निकलेगा। इसमें कितना फ्लक्स निकलेगा? तो फाई इज इक्वल टू जितना चार्ज मौजूद है उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करवा दीजिए, वही हमारा क्या होगा? फ्लक्स निकलेगा। तो बाबू देखो तो तीनों का फ्लक्स का वैल्यू तो सेम ही है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सेम ही है ना। मतलब क्या, ये हमारा क्यूब था, ये हमारा सिलेंडर था, ये हमारा कोन था। तीनों पे डिपेंड किया, बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड किया? नहीं डिपेंड किया। कहने का मतलब क्या कि किसी भी बॉडी का, याद रखिएगा पॉइंट, किसी भी बॉडी का जो फ्लक्स होता है ना वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें चार्ज अगर सेम मौजूद है ना तो सेम फ्लक्स निकालेगा। डिपेंड करता है किस पे? तो डिपेंड करता है इस बॉडी में प्रेजेंट चार्ज पे डिपेंड करता है। प्रॉब्लम? चलिए इसका नोट करेगा इसमें। नेक्स्ट
बाबू एक चीज बताइएगा ध्यान से जरा, ठीक है, बहुत भी अच्छी चल रही है आपके सामने भी। अभी हमने देखा था पॉइंट, सिंपल सा बस एक चीज बताया, क्या बताया, कहीं भी किसी भी चीज का हमको निकालना है फ्लक्स, ध्यान से देखना बाबू, ठीक है, फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q कैसा होना चाहिए, नेट होना चाहिए, नेट चार्ज, कैसा चार्ज, नेट चार्ज, ठीक है। नेट चार्ज बताता हूं अभी जस्ट मैं आपको, नेट चार्ज क्या होता है, ठीक है। नेट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है ना, ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला से पूरी कहानी हमारी फ्लक्स पे चलती है बाबू। ये जो होता है, अच्छा ये फ्लक्स जो होता है हमारा, ये किस सरफेस का होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है। अब इसी क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस ही बोलते हैं। गॉसियन सरफेस होता कैसा है, तो गॉसियन सरफेस होता है 3D सरफेस, ठीक है। तो बाबू गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस कुछ डिफिनेशन नहीं है आपका, ठीक है, गॉसियन सरफेस कुछ डिफिनेशन नहीं है। डिफिनेशन क्या है, जो जिस क्लोज सरफेस, हम जानते हैं कि फ्लक्स हमेशा क्लोज सरफेस के बीच जनरेट होता है, तो पता है ना। अरे बाबू हमने पिछले बार आपको नोट पॉइंट लिखवाया था ना, भूल गए, हमने नोट पॉइंट क्या लिखवाया था आपको कि फ्लक्स, इस चीज को याद रखिएगा, फ्लक्स इज ऑलवेज generated by the closed conductor, बताया था ऐसा। ये जो फ्लक्स होता है ये हमेशा क्लोज कंडक्टर के बीच जनरेट होना चाहिए, कैसा कंडक्टर, क्लोज कंडक्टर। तो फ्लक्स हमेशा एक क्लोज कंडक्टर के बीच जनरेट करता है। क्लोज कंडक्टर होता क्या है, 3D होता है, तो वैसा कोई भी सरफेस, वैसा कोई भी क्लोज सरफेस जिससे फ्लक्स जनरेट होता है, उसी सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस कोई डिफिनेशन नहीं है, बुक में आप कहेंगे देखो गॉसियन सरफेस दे दिया सर, फ्लक्स हमेशा गॉसियन सरफेस निकलता है, तो ऐसा बात नहीं, गॉसियन थ्योरम बत्ती आता है, उस थ्योरम में उन्होंने बताया कि फ्लक्स जो होता है हमेशा क्लोज सरफेस निकलता है। क्लोज सरफेस बोले 3D सरफेस, 3D बोले तो कौन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, ये सब जो होता है 3D ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सब को हम बोल सकते हैं कि गॉसियन सरफेस है, जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारे को, ये जो, हाँ ये चीज होता है ना चार्ज, ये चार्ज नेट चार्ज होना चाहिए, नेट चार्ज। अभी मैं आपको बताता हूं बच्चों नेट चार्ज क्या होता है। नेट चार्ज, बार बार नेट चार्ज क्या करते थे, नेट चार्ज क्या करते थे, नेट चार्ज बोलो, चार्ज नेट होना चाहिए, इनसाइड चार्ज, नेट मतलब टोटल भी होना चाहिए और इनसाइड होना चाहिए, ठीक है, इनसाइड चार्ज। भाई इनसाइड चार्ज क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला इनसाइड चार्ज, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इनसाइड, इनसाइड चार्ज, इसके बारे में चर्चा करें ना तो पूरा 5 से 7 मिनट लगेगा आपको, भाई चर्चा करते हैं इसमें। इनसाइड चार्ज कहने का मतलब क्या, इनसाइड चार्ज मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज जो होता है वो अंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो अंदर होना चाहिए आपका। कैसे बच्चों ध्यान से देखिए, इस चीज को नोट करेगा, खास करके चीज गॉसियन सरफेस क्या होता है, वैसा कोई भी सरफेस जो 3D होता है जिससे फ्लक्स जनरेट होता है हमारा गॉसियन सरफेस का होता है। देखो जो ध्यान से बात बोल रहे हैं, चलिए एक नेट चार्ज, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो हम लोग चार्ज लेते हैं ना वो हमेशा नेट चार्ज होना चाहिए, ऑलवेज नेट चार्ज होना चाहिए, वो भी इनसाइड होना चाहिए, ठीक है। फ्लक्स में जो देखो ध्यान से बोलते हैं, ये जो फ्लक्स है हमारा, जो फ्लक्स निकालते हैं हम, ठीक है, फ्लक्स में जो हम लोग चार्ज लेते हैं वो नेट होना चाहिए। नेट चार्ज मतलब जाल वाला चार्ज नहीं, नेट चार्ज होना चाहिए, और नेट चार्ज बोले तो इनसाइड होना चाहिए, ठीक है, इनसाइड होना चाहिए, इनसाइड, इनसाइड चार्ज होना चाहिए। इनसाइड का मतलब पता है क्या होता है, अंदर होता है, अंदर होना चाहिए। भाई ये क्या है, इनसाइड चार्ज अंदर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, मतलब नहीं समझे तो मतलब समझिएगा, सब ध्यान से देखिए बोर्ड पे। देखो बाबू, अगर चार्ज जिस बॉडी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, जिस 3D बॉडी के अंदर हमको फ्लक्स निकालना है, तो
उन्होंने क्या बताया, गॉसेस ने क्या बताया था, बताया उन्होंने क्या था ना कि जिस बॉडी का फ्लक्स आप निकाल रहे हो, ठीक है, उस बॉडी में कितना चार्ज प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, तो अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड चार्ज अंदर प्रेजेंट रहेगा तभी फ्लक्स जनरेट होगा। अगर मान लो बोल दिया आपकी बॉडी यहां रखा हुआ है, चार्ज बाहर है, तो बाहर चार्ज नहीं होना चाहिए, बाहर चार्ज तो फ्लक्स जीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ध्यान से देखो, जैसे मैंने ये ले लिया, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये बॉडी है, बॉडी के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे चार्ज मौजूद है, ठीक है, तो भाई इसका फ्लक्स बता दीजिए क्या होगा। बॉडी ने बता दिया था कि नेट चार्ज होना चाहिए, यहां देखो बोर्ड पे, फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है phi is equal to q by epsilon naught, ठीक है, ये चार्ज जो होता है नेट होना चाहिए और इनसाइड होना चाहिए। नेट मैं बताता हूं, इनसाइड दोनों बताता हूं। इनसाइड का मतलब सुनना बोर्ड, इनसाइड का मतलब अंदर होना चाहिए। ये चार्ज हमारा बाहर है ना बॉस, जब चार्ज बाहर है तो फ्लक्स अंदर जनरेट करेगा, नहीं जनरेट करेगा, मतलब फ्लक्स का मान क्या हो गया, जीरो। कहने का मतलब क्या है ना कि यहां देखो, इनसाइड चार्ज, इस बॉडी का एक 3D बॉडी का एक क्लोज सरफेस है जिसके बाहर एक चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। मतलब 100% की चार्ज हमेशा कहां होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने बॉडी, ये बॉडी हमने लिया, इसमें दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, दूसरे चार्ज Q2 है। भाई चार्ज अंदर है तो फ्लक्स जनरेट होगा, तो फ्लक्स कितना जनरेट होगा, तो फ्लक्स जो जनरेट होगा फाई, वो टोटल चार्ज होगा, नेट चार्ज, चार्ज नेट मतलब Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हम बता रहे थे बाबू आपको कि ये नेट चार्ज क्या होता है, ठीक है। ये चार्ज जो होता है ना, टोटल चार्ज, टोटल बोलो या नेट बोलो, ठीक है, नेट चार्ज, समझ में आ रही है बात। इसके अंदर दो चार्ज था हमारा, ठीक है, दो चार्ज था, तो Q1 और Q2 को जोड़ दिया, टोटल चार्ज में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया, इसके अंदर कितना फ्लक्स निकलेगा बाबू, इस बॉडी के अंदर कितना फ्लक्स निकलेगा, तो Q1 प्लस Q2 बाई, अगर तीन फ्लक्स रहता तो, अगर तीन चार्ज रहता तो तीनों को ऐड करते, ठीक है। लेकिन अब बात आती है ना कि वो नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने बोला कि सर आप इसको जोड़ कैसे दिए, अगर ये चार्ज प्लस में माइनस में रहेगा तो दो कंडीशन, यहां से दो कंडीशन निकलता है, ध्यान से देखो बोर्ड पे, यहां से दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या निकलता है ना कि पहला कंडीशन अगर मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर इफ मान लेते हैं कि Q1 हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और Q2 हमारा भी पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में क्या मानते हैं ना कि इफ Q1 को मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और Q2 को मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट करेगा वो करेगा Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर जो जनरेट करेगा फ्लक्स वो Q1, तो Q1 का साइन प्लस, लेकिन Q2 नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चार्ज के नेचर पे भी डिपेंड करता है। प्रॉब्लम किसी को नहीं, तो बात समझ में, इस दोनों की बात समझ में, एक नेट चार्ज क्या होता है और दूसरा इनसाइड चार्ज क्या होता है। अगर चार्ज बाहर रहेगा, अगर चार्ज कहां रहेगा, अगर चार्ज बाहर रहेगा तो फ्लक्स क्या होगा हमारा, जीरो होगा। चार्ज हमेशा कहां होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, एक बार में समझा तो ठीक है, दूसरी बार की फुल गारंटी आप बाहर ले लेना, ठीक है। चलिए नोट करेगा इस चीज को। चलिए एक और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं पॉइंट, सबसे वीवीआई पॉइंट है बॉस आपका, ठीक है, सबसे वीवीआई पॉइंट। पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों बोर्ड पे, कि कोई भी बॉडी हमारा है, ठीक है, ये हमारा बॉडी, आप बताना, आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। ये बॉडी हमारा, ओहो, आप लोग पढ़े होंगे डाइपोल के बारे में, मैं आपको पढ़ाया भी चुका हूं। डाइपोल पढ़े हो, एक सिस्टम होता है, ठीक है, यह एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, ठीक है। अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। अगर दो अपोजिट चार्ज किसी ना किसी सेपरेट डिस्टेंस पे रखा जाता है तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल है क्या, तो डाइपोल इज अ सिस्टम। एक सिस्टम होता है जिसमें दो सेम चार्ज बट अपोजिट, ठीक है, दोनों चार्ज सेम है, अपोजिट है, एक डिस्टेंस पे रखा जाता है, उसको चार्ज क्या बोलते हैं हम लोग, इसको डाइपोल बोलते हैं। कोई भी ऐसा बॉडी जिसमें दो इक्वल चार्ज हो और अपोजिट हो तो सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। वही बोल रहा है कि 3D ऑब्जेक्ट है, क्लोज डाइपोल है, एक 3D ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक डाइपोल को रखा गया है। ध्यान से देखना बाबू, डाइपोल को रखा गया, तो डाइपोल जब रखा गया है बॉस, तो यहाँ फीलिंग क्या आएगी ना कि दो चार्ज, एक प्लस चार्ज और एक यहाँ भी चार्ज है,
माइनस है, तो कह रहा है कि इसके अंदर कितना फ्लक्स जनरेट करेगा। तो जनाब बताइए, फ्लक्स बोले तो फाइव, तो फाइव इक्वल टू क्या होता है, चार्ज, जितना चार्ज है उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो। तो बाबू चार्ज कितना, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज एक वो प्लस है एक वो माइनस है, अरे प्लस की माइनस क्यों, बाई एप्सिलॉन नॉट। बाबू अगर ये 5 कूलम तो ये माइनस 5 कूलम, ये डाइपोल ना होगा, अलग अलग रहेगा तो डाइपोल कहाँ आएगा नहीं, तो दोनों कट गए। तो 5 इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 5 का मान 0। मतलब क्या कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर एक डाइपोल को रखा जाए तो उसमें फ्लक्स कितना जनरेट करेगा, 0 फ्लक्स जनरेट करेगा। प्रॉब्लम किसी को, चलिए हमारा गॉसेस लॉ खत्म हुआ, ठीक है। गॉसेस लॉ का एप्लीकेशंस कहां-कहां इसका यूज है वो आपको लास्ट में मिल जाएगा।